नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग स्वच्छंदतावाद से क्या अभिप्राय है इसके बारे में केवल समझेंगे और इसके अगले एपिसोड में हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो अभिप्राय समझते हैं, आरंभ करते हैं। डॉक्टर जॉनसन के युग के पश्चात अंग्रेजी साहित्य में एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की संज्ञा दी गई। यद्यपि जॉनसन के अपने काल में भी कवि एक अन्य ही धारा की ओर मुड़ते परिलक्षित हुए, जिनमें व्यक्तिकता एवं सामाजिकता का अद्भुत सामंजस्य प्रतीत होता था, और मेसन, ब्लैक, बर्नस एवं टॉमस ग्रे इस सामंजस्य के प्रतिस्थापक के रूप में उभर कर आए। तथापि 19वीं सदी में से ही प्रारंभ में इसका एकदम निखार रूप सामने आया। पर ऐसी परिस्थितियां क्या थी जिनके परिणाम स्वरूप नए कलाकारों ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में नए प्रयोग करने का बीड़ा उठाया। फ्रांस में सन 1789 में क्रांति हुई, जिसने न केवल फ्रांस में बल्कि समस्त यूरोप में पूर्व मान्यताओं को परिवर्तित कर संस्कृति को एक नवीन मोड़ दिया। राज्य व्यवस्था परिवर्तित हुई एवं औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। इस सब ने जनसाधारण के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन करके नूतन जीवन दृष्टि स्थापित की। यह संघर्ष सामाजिक जीवन तक ही सीमित न रहा, कला में भी इसका समावेश हो गया। जनमानस के प्रतिनिधि कवियों ने इस समस्त स्थिति को समझकर साहित्य में स्थापित रूढ़ियों, पुरातन मानदंडों का मान भंग कर कविता में नवोन्मेष शरीनी ऊष्मा भरी। इसके अतिरिक्त इस युग के महान विचारक रूसो ने मानव स्वतंत्रता को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कर सामाजिक रूढ़ियों को उसके विकास में बाधक बताया। उसने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन चेंज। साथ ही उसने एक और नारा बुलंद किया, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर पुनरुन्मुख होने का नारा। बंधनों और बाधाओं को दूर कर डालने की लालसा, मानव स्वतंत्रता के प्रति अप्रतिहतता भावना एवं उत्साह ने उस युग के कवियों को बहुत अधिक प्रभावित किया और रूसो के प्रकृति की ओर पुनरुन्मुख होने के नारे में वर्ड्सवर्थ और न जाने कितने ही अन्य कवियों के हृदय में प्रेरणा का संचार किया। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इसी प्रकार का उलटफेर पहले भी हो चुका था। पुनर्जागरण काल में भी क्रांतिकारी शक्तियों ने रूढ़िवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। धर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण पहले रोमन कैथोलिक चर्च को, फिर नव स्थापित धर्म को और फिर धार्मिक सत्ता को विरोध का सामना करना पड़ा था। परंतु इसका परिणाम अंशमात्र व्यक्तिक स्वातंत्र्य के रूप में ही मिल सका था। 19वीं सदी के प्रारंभ में तो इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया और धूप जैसे प्रभाव को लेकर इसने समस्त प्राचीन मान्यताओं के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। इस सदी से पहले ड्राइडन और पोप के युग में क्लासिकवादियों ने ग्रीक साहित्य को अपना आदर्श मानकर अंग्रेजी साहित्य को शास्त्रीय नियमों में जकड़ दिया था। ये लोग साहित्य के रूप को ही संवारने में लगे रहे। शिल्प, छंद और बाह्य अलंकरण के मोह में पड़कर एक सीमा तक इन्होंने साहित्य की आत्मा की अपेक्षा की। यह नियमबद्धता एवं ब्रह्म आकर्षण का व्यामोह 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों के कवियों को नितांत व्यर्थ प्रतीत हुआ। वे इन सबसे साहित्य को निकालने के लिए प्राणपण से जुट गए। अनुकृति के स्थान पर उन्होंने अंततः स्फुरन को प्रधान माना। साहित्य जो नगरों के क्लबों, राज दरबारों अथवा नागरिक जीवन की अभिव्यक्ति तक ही सीमित हो गया था,
उसे बंधन मुक्त करने का संकल्प किया और इसके साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में एक नूतन परिप्रेक्ष्य अनुस्यूत हो गया। इन परिवर्तन को कई आलोचकों ने शीर्षक देते हुए इसकी विभिन्न परिभाषाएं उपस्थित की तथा इसे एक अच्छे वाद विवाद का विषय बना लिया। पेटर ने इसे सौंदर्य में अद्भुतता का समुवश कहा। वार्स डंटन ने उसे अद्भुत के पुनर्जागरण की संज्ञा दी। प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकार गेटे ने इसे एक बीमारी बताया। एबरकॉम्बी ने इसमें व्यक्तिकता के तत्व का प्राधान्य मानते हुए कहा कि स्वच्छंदतावाद बाह्य अनुभवों से हटकर अंतः अनुभवों पर एकाग्र हो जाने वाली धारा है। हेंस बियर्स और फेल्प्स ने इसे मध्यकाल का पुनर्जागरण कहा और विक्टर ह्यूगो ने स्वच्छंदतावादी कला में जनवादी भावना का समावेश देखते हुए उसे साहित्य में उदारवाद के नाम से अभिहित किया। 20वीं सदी के प्रमुख आलोचक F.L. ल्यूकस ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक लिटरेचर एंड साइकोलॉजी में इस साहित्यिक धारा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। उसने स्वच्छंदतावाद, क्लासिकवाद और यथार्थवाद का अंतर बतलाते हुए इंगित किया है कि हम अपने आदिम संस्कारों के कारण स्वच्छंदतावाद की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक सुस्थिरता की भावना जिसके कारण हमें नियमों एवं परंपराओं में बंधना पड़ता है, क्लासिकवाद की ओर ले जाती है और यथार्थ के प्रति आकर्षण और आग्रह हमें यथार्थ की ओर उन्मुख कर देता है। स्वच्छंदतावादी नियमों और परंपराओं का अनुसरण नहीं करता, यथा समाज के प्रति उसमें विद्रोह की भावना रहती है। तथ्य जगत को अपनी कल्पनाशीलता के कारण वह नकार देता है। इस प्रकार ल्यूकस यह सिद्ध करना चाहता है कि स्वच्छंदतावादी असंस्कृत मुक्ति विचारक जैसा होता है जो अंकुशितता भाव जगत में आनंदित रहता है। वह अपनी ही दृष्टि से, अपने ही कोण से समस्त दृष्टि का पर्यवेक्षण करता है और निष्कर्ष देता है। ये रही स्वच्छंदतावाद से अभिप्राय का उत्तर है ये। और इसके बाद जो है वो स्वच्छंदतावादी काव्य की विशेषताएं हम लोग करेंगे, जिसमें आपको हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। व्यक्तिकता पहला है, दूसरा सहज स्फुरन, तीसरा है विद्रोह की प्रवृत्ति, चौथा है कृत्रिमता से मुक्ति, पांचवा है मध्य युग के प्रति प्रेम, छठा ग्रीस के प्रति प्रेम, सातवां प्रकृति प्रेम, आठवां है शोषितों के प्रति सहानुभूति, नौवां है निराशा और 10वां अंतिम है ये कल्पना प्रियता। तो आज इस एपिसोड में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।